हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सदिश योग के समांतर चतुर्भुज के नियम पर। समांतर चतुर्भुज का नियम मैं केवल आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, डिटेल में आप लोग खुद कंप्लीट करेंगे, ठीक। और वो किस तरीके से करेंगे वो मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक। उससे पहले अपन लोगों ने लास्ट लेक्चर में त्रिभुज के नियम पर बात करी थी, सदिश योग के त्रिभुज नियम पर, जिसमें अपन लोगों ने देखा था कि किस तरीके से अपन लोगों के पास त्रिभुज की दो भुजा पर दो सदिश होते हैं और वो इस तरीके से होते हैं कि एक का हेड और एक का टेल होता है। तो जो परिणामी सदिश होता है वो त्रिभुज की तीसरी भुजा से विपरीत दिशा में इस तरीके से व्यक्त करा था, और वो था आप लोगों के पास r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर, था कि नहीं था, ठीक। तो आप लोगों ने परिणामी सदिश लिखा था r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर, और ये था अपन लोगों के पास परिणामी सदिश। अगली बस में फिर उसके बाद अपन लोगों ने इस परिणामी सदिश का परिमाण लिखा था। क्या लिखा था अपन लोगों ने? परिमाण। और परिमाण आप लोगों के पास आया था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आया था। a सदिश a का परिमाण, सदिश b का परिमाण, और cos थीटा, थीटा क्या था? थीटा था आप लोगों के पास सदिश a और सदिश b के मध्य कोण, था कि नहीं था आप लोगों के पास? अब आप देखो, जब मैंने सदिश a और सदिश b के बीच की कोण की बात करी थी तो मैंने थीटा कहां माना था? अब देखो यहाँ पे सदिश a का हेड है और यहाँ पे सदिश b का टेल है, तो ये तो कोण मान नहीं सकता, इसलिए मैंने सदिश a को उठा के ऐसे आगे रख दिया था और ये एंगल मैंने कितना माना था? थीटा माना था। आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक। तो मेरे को दोनों सदिशों के बीच कोण मानने के लिए सदिश a को उठा के आगे रखना पड़ा था, तब दोनों के बीच में एंगल आएगा थीटा। फिर उसके बाद अपन लोगों ने क्या कैलकुलेट करा था? tan अल्फा। tan अल्फा क्या था? tan अल्फा था परिणामी सदिश का सदिश a के साथ कोण। मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? परिणामी सदिश की दिशा सदिश a के सापेक्ष व्यक्त कर रहा हूँ। तो ये किस तरीके से है? अब देखो, परिणामी सदिश की दिशा किसके सापेक्ष व्यक्त कर रहा हूँ? a के सापेक्ष। तो ऊपर हमेशा कौन आएगा? b। तो b sin थीटा अपॉन में a प्लस b cos थीटा। इसी तरीके से मैं किस पे बात करूंगा? tan बीटा। tan बीटा कितना हो जाएगा आपके पास? जस्ट अपोजिट tan बीटा। tan बीटा क्या होता है? परिणामी सदिश r और b के मध्य कोण। अब आप देखो, परिणामी सदिश और सदिश a टेल से टेल मिल रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कोण अल्फा ले लिया। यहाँ पे परिणामी सदिश r और सदिश b की आपस में हेड से हेड मिल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कोण क्या ले लिया? आप लोगों के पास बीटा ले लिया। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो tan बीटा, अब बीटा किसके साथ? परिणामी सदिश किसके साथ कोण बना रहा है? b के साथ। कितना बना रहा है? बीटा। ऊपर कौन आएगा? a। तो a sin थीटा अपॉन में b प्लस a cos थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन लोगों ने लास्ट टर्म पे इनको डिटेल में क्या करा था? अपन लोगों ने डिस्कस करा था, और साथ ही साथ अपन लोगों ने अलग अलग केसेस पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री अधिकतम मान और न्यूनतम मान निकाला था परिणामी सदिश का। आई बात में? ये अपन लोगों ने पढ़ा था त्रिभुज का नियम। आई बात में? अब आपको ध्यान से देखना समांतर चतुर्भुज का नियम। बिल्कुल एज इट इज इसी तरीके से चलेगा, बस अब त्रिभुज के लिए क्या काम में लेंगे? समांतर चतुर्भुज काम में लेंगे, ठीक है ना? समांतर चतुर्भुज का नियम। अब यही सदिश लेते हैं, बिल्कुल एज इट इज ये सदिश a ले लो और एज इट इज इधर की तरफ ये सदिश b ले लो, बिल्कुल ऐसा ही लेते हैं अपन, ये और ये। तो फैक्टर इन दोनों सदिश को जोड़ना है, लेकिन मैं त्रिभुज का नियम काम में नहीं लूंगा, किसका लूंगा? समांतर चतुर्भुज का नियम काम में लूंगा। तो फैक्टर मुझे ऐसा समांतर चतुर्भुज ढूंढना है कि जब उसकी भुजाओं पे मैं सदिश a और b को रखूं तो वो सदिश क्या रहने चाहिए? अपरिवर्तित रहने चाहिए। तो एक ऐसी भुजा होनी चाहिए और एक ऐसी भुजा होनी चाहिए। तो देखो मैं कुछ इस तरीके का समांतर चतुर्भुज नहीं लूंगा, इस तरीके का। आई बात समझ? अब सदिश a को यहां से उठाओ और यहां पे रख दो, सदिश b को वहां से उठाओ और यहां पे रख दो, यहां पे रख दो, या फिर इस तरीके से अभी तो अपन यहां पे रख देते हैं, ठीक है ना? और आप सबको पता था कि जो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं होती है वो बराबर होती हैं। अगर ये सदिश a है तो आप इसको भी a लिख सकते हो, और ये सदिश b है तो आप इसको भी सदिश b लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अब आपको ध्यान से देखना, यहाँ पे समांतर चतुर्भुज के नियम में आपने क्या देखा? सदिश a और सदिश b दोनों की पूंछ से पूंछ मिल गई।
अब जैसे ही दोनों की पूंछ से पूंछ मिली तो आप बिना किसी टेंशन के इस एंगल को क्या लिख सकते हो, थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। तो यहां पर मुझे सदिश ए और सदिश बी, क्या किसी को आगे पीछे खिसकाने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी, जबकि यहाँ पे थीटा मानने के लिए सदिश ए को उठा के यहां पे रखना पड़ा था, तब जाके दोनों के बीच में एंगल मैंने थीटा माना था, यहाँ पे डायरेक्ट आ गया। अब दोनों की टेल से टेल मैच है, दोनों की पूंछ से पूंछ मिली हुई है, इसलिए यहाँ पे थीटा हुआ। तो ऐसी कंडीशन पर अपन क्या देखते हैं कि अब अगर मैं बात करता हूं परिणामी सदिश की, तो परिणामी सदिश हमेशा, ठीक है ना, आप लोगों के पास जो समांतर चतुर्भुज है उसके कहां से पास होगा, उसके विकर्ण से पास होगा, इस तरीके से, इस तरीके से। और वो होगा आप लोगों के पास आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो आप लोगों के पास परिणामी सदिश आ जाएगा आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। परिणामी सदिश आई। अब आप बहुत ध्यान से देखना, अब अपन ने क्या नोटिस करा, अपन ने नोटिस करा कि परिणामी सदिश भी उसी बिंदु से निकल रहा है। देखो परिणामी सदिश भी उसी बिंदु से निकल रहा है जहां पर a और b की पूंछ आपस में मिली हुई है। तो देखो r की भी पूंछ यहीं पर है, a की भी पूंछ यहीं पर है, b की भी, तीनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये सप्रारंभ सदिश हुए कि नहीं, और तीनों की पूंछ से पूंछ आपस में अपने आप में मिली हुई है। तो ऐसी कंडीशन पर अपन क्या देखेंगे, अगर मेरे से पूछे r परिणामी सदिश r और a के बीच में कोण बनाओ, तो ये अल्फा बन जाएगा यहीं कहीं। परिणामी सदिश r और b के बीच में कोण बनाओ, तो ये बीटा यहीं कहीं बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो देखो तीनों कोण एक ही जगह पर आ गए, अल्फा बीटा और थीटा। यहाँ पे अल्फा बीटा और थीटा तीनों अलग अलग थे, यहाँ पे तीनों कोण एक साथ आ गए। अरे बस में अब मैं इस परिणामी सदिश का जब परिमाण निकालूंगा तो एज इट इज वही आएगा, r इक्वल टू रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और जब मैं tan अल्फा निकालूंगा, tan अल्फा क्या होता है, tan अल्फा होगा परिणामी सदिश का, ठीक है ना, परिणामी सदिश का a के सापेक्ष, ठीक है ना, दिशा, परिणामी सदिश की a के सापेक्ष दिशा होगी tan अल्फा। तो ऐसी कंडीशन पर आप देखो किसके सापेक्ष निकाल रहा हूं, a के सापेक्ष, तो ऊपर कौन आएगा, b, तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास b sin थीटा अपॉन में a प्लस b cos थीटा, tan बीटा, ये रहा tan बीटा। अब परिणामी सदिश की दिशा किसके सापेक्ष निकाल रहा हूं, b के सापेक्ष, ठीक है ना, तो ऊपर कौन आ जाएगा a, तो हो जाएगा आपके पास a sin थीटा अपॉन में b प्लस a cos थीटा। देख लो सारे डेटा वही आएंगे। आई बस में नहीं आ रहा अभी भी समझ में, तो देखो वापस, अगर ये b वेक्टर है तो ये भी तो b वेक्टर होगा, और इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ा दूंगा तो ये एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन नीचे डाल दो, तो b का इधर वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, घटक कितना आ जाएगा, b cos थीटा, इधर वाला घटक कितना आ जाएगा, b sin थीटा। अब आप देखो आपके पास ये वाला ट्रायंगल, अब आपको वही विकर्ण ज्ञात करना है, तो लंब का स्क्वायर बटा, तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बटा आधार का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो खोलोगे पूरा सॉल्व करोगे तो आप लोगों के पास यही करिए थीटा आएगा। अरे बस यहाँ पे अच्छी बात क्या है, यहाँ पर अच्छी बात ये कि तीनों के तीनों एंगल एक ही जगह पर आ जाते हैं, जिसको मानने के लिए, जिसको सॉल्व करने के लिए अपन लोगों के लिए थोड़ी सी क्या जाती है, आसानी हो जाती है। अरे बात समझ में आप लोगों को, ठीक। हमेशा याद रखना कि जब मैं अल्फा की बात करूंगा, मतलब अल्फा मतलब a के साथ कोण, तो ऊपर हमेशा जस्ट उसके ऑपोजिट वाला लिखूंगा b, और जब बीटा की बात करूंगा तो ऊपर किसको लिखूंगा, a को लिखूंगा। आई नहीं बस में, ठीक। अब ये पूरा कंप्लीट आप लोग मुझे सॉल्व करके बताएंगे विद डेरिवेशन, साथ में केसेस, ठीक है ना। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर बात करेंगे, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर बात करेंगे, एंड थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर बात करेंगे। आई नहीं आई बात समझ में, देखो इसको जल्दी से एक बार, आई बेटा बात समझ में। तो हमेशा याद रखना कि जब भी अपन सदिश योग नियम की बात करेंगे तो हमेशा अपन लोग समांतर चतुर्भुज के नियम को काम में लेंगे, ठीक है ना। समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं पे दोनों सदिश को रखेंगे और इस तरीके से रखेंगे दोनों की टेल से टेल, पूंछ से पूंछ मिल जाए, तो परिणामी सदिश हमेशा उस समांतर चतुर्भुज के कहां से पास होगा, विकर्ण से पास होगा। आरी बस में अब आप खुद देखो यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये कि आपके पास सदिश, चाहे आपके पास समांतर चतुर्भुज किसी भी तरीके का हो, आपने इस तरीके से रखा, इस तरीके से रखा, तो आपका परिणामी सदिश हमेशा जो भी आपके दो सदिश होंगे उनके बीच में से ही क्या होगा, पास होगा, और वहीं से पास होगा जहां से आप दोनों का सदिश टेल से टेल में। तो आपको यहाँ पे पता होगा कि आप लोगों का परिणामी सदिश कहां से निकलेगा और किधर से निकलेगा।
अरे बात समझ में, क्योंकि अपन को जो भी समांतर चतुर्भुज दे रखा होगा उसका विकर्ण मेरे लिए निकालना बहुत आसान होता है, तो मैं उसी पे जगह पे जाके खड़ा हुआ कि आज नहीं तो कल विकर्ण यहीं से पास होगा। अरे बात समझ में आप लोगों को। तो हमेशा याद रखना जब भी समांतर चतुर्भुज के नियम की बात करेंगे तो समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं पे दोनों सदिश को इस तरीके से लगेंगे, दोनों की पूंछ से पूंछ मिल जाए, तो जो परिणामी सदिश होगा वो हमेशा उसके विकर्ण से पास होगा और इस तरीके से पास होगा कि ए और बी, चाहे यहाँ पे ए और बी हो, पी क्यू कुछ भी सदिश हो, उनके बीच में से ही हमेशा क्या होगा वो पास होगा। आई बात समझ में आप लोगों को। चलो इसी में अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और ध्यान से देखना आप लोग, ठीक। अब आप लोगों के पास इस तरीके से मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे कोई एक कण है, इस पर इधर की तरफ एक बल लग रहा है F1 और इधर की तरफ एक बल लग रहा है F2। आगे पास में इस बल का परिमाण भी कितना है F, वही 10 न्यूटन, और इसका परिमाण भी कितना है 10 न्यूटन, मतलब दोनों का परिमाण समान है। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो F1 वेक्टर का परिमाण बराबर है F2 वेक्टर के परिमाण के लिए सर किसके बराबर है, F के बराबर है। और दोनों के बीच में एंगल अपन लोगों ने कितना मान लिया, थीटा। आगे बात समझ में। तो फैक्ट है कि इन दोनों का, अब ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, तो इन दोनों का परिणामी इनके बीच में यहाँ पर कहीं पर इस तरीके से गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा, एफ नेट, ठीक। और परिणामी सदिश इसके साथ जो एंगल बनाएगा, कोण बनाएगा, उसको बोलेंगे अल्फा। परिणामी सदिश इसके साथ जो कोण बनाएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, बीटा। आई बात समझ में आप लोगों को। तो आप देखना, अब एफ नेट परिणामी निकाला है तो एफ नेट इक्वल टू रूट में कितना हो जाएगा आपके पास, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा हो जाएगा। अब दोनों का परिमाण कितना है f, तो अपन इसको किस तरीके से लिखेंगे, रूट में f स्क्वायर प्लस 2ff cos थीटा। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास f नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos थीटा। 2f स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 2f स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा। आई बात समझ में आप लोगों को। तो देखना आप लोग, आप सबको पता होता है, पढ़ क्या चुके आप लोग कि cos 2 थीटा इक्वल टू आप लोगों के पास कितना होता है, ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है आप लोगों के पास। तो ऐसी कंडीशन पे आप देखना, जब यहाँ पे 2 थीटा है ना तो यहाँ पे ओनली थीटा है, जब यहाँ पे 2 थीटा है ना तो यहाँ पे ओनली थीटा है, मतलब यहां से यहां जाएंगे तब हाफ हो जाएगा, तो ये माइनस इधर आके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप बहुत ध्यान से देखना, मैं इसको ऐसे लिखूं 1, ये इधर आके प्लस में कन्वर्ट हो गया 1 प्लस cos थीटा। अब 2 थीटा की जगह मैंने थीटा लिख दिया, तो फैक्टर उधर की तरफ कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा कि नहीं जाएगा, हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है ना। तो 1 प्लस cos थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 वैल्यू रखता हूं यहाँ पे। तो आप लोगों के पास ये कितना जाएगा, रूट में 2f स्क्वायर और 1 प्लस cos थीटा की जगह कितना जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो आप लोगों के पास ये कितना हो जाएगा, 4f स्क्वायर, ठीक है ना, कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा। देखो इसके भी ऊपर स्क्वायर है, इसके भी ऊपर स्क्वायर है, और 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, तो तीनों के ऊपर स्क्वायर हो गए, तो मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, देखना आप लोग, तो ये हो जाएगा 2f cos थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो जो f नेट की वैल्यू आप लोगों के पास आएगी, वो f नेट की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी आएगी, वो आएगी 2f cos थीटा बाय 2। इट मींस ये हुआ इसका मतलब कि अगर सपोज दो वेक्टर, दो सदिश जिनका परिमाण समान है, दो सदिश जिनका परिमाण समान है, तो उन दोनों का जो परिणामी सदिश आएगा, उस परिणामी सदिश का जो मान होगा वो आप लोगों के पास कितना होगा, 2f cos थीटा बाय 2 के बराबर होगा। आई बात समझ में। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालते हैं अपन, ठीक है ना। तो मैं एक निकालता हूं, एक आप खुद निकालेंगे, tan अल्फा। अब आप देखो परिणामी सदिश, ठीक है ना, f नेट इसके साथ एंगल बना रहा है अल्फा, ठीक है ना। अल्फा किसके साथ कोण है, f1 के साथ, तो ऊपर कौन आएगा, उसका जस्ट अपोजिट कौन, f2। तो ये हो जाएगा f2 sin थीटा अपॉन में f1 प्लस f2 cos थीटा। तो आप लोगों के पास f2 कितना है, f, f1 कितना है, f, ये हो जाएगा f
साइन थीटा अपॉन में एफ प्लस एफ कॉस थीटा। एफ कॉमन ले लो यहां से, तो आप लोगों के पास tan अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ साइन थीटा अपॉन में एफ 1 प्लस कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गए दोनों। और देखो 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अभी आप लोग लिख के आए हो, कितना होता है, ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। और आप सबको पता है, साइड में लिख देता हूं मैं, sin 2 थीटा, sin 2 थीटा कितना होता है 2 sin थीटा cos थीटा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो देखो जब 2 थीटा है ना, तब यहाँ पे थीटा आ रहा है, तो यहाँ पे आपके पास तो ओनली थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और एक cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा, तो आप लोगों के पास tan अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा sin थीटा बाय 2 अपॉन में cos थीटा बाय 2। तो sin अपॉन में cos थीटा बाय 2, थीटा बाय 2 तो हो जाएगा tan थीटा बाय 2। tan से tan को अपन रिप्लेस करते तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा बाय 2। आई बात समझ? तो आप लोगों के पास अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा बाय 2। तो फैक्ट है, अब ये थीटा है टोटल, अब थीटा बाय 2 ये ले गया तो इसके पास भी कितना बचेगा, थीटा बाय 2। तो एक चीज और समझ में आ गई मुझे, क्या कि अगर दो सदिश जिनका परिमाण समान है, तो जो परिणामी सदिश है इन दोनों के बीच में ही होगा, आगे बस में, और जब वो इन दोनों के बीच में से गुजरेगा तो जितना कोण वो नीचे वाले सदिश के साथ बनाएगा, उतना का उतना ही कोण वो ऊपर वाले सदिश के साथ बनाएगा। इसका मतलब ये देखना, अगर ये 60 डिग्री होता, अगर ये कोण 60 डिग्री होता तो ये वाला कितना होता 30 डिग्री, तो ये वाला भी कितना होता 30 डिग्री, मतलब इन दोनों के बिल्कुल बीच में से गुजरता। अरे बस समझ में आप लोगों को? तो इस तरीके से हम लोग इस पर क्या करते हैं, बात करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से देखो आप लोग एक बार। आई बस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवा ही देता हूं मैं आप लोगों को, है ना, तो देखना हो आप लोग, ठीक। तो मुझे क्या याद रखना है, एफ नेट हमेशा कितना होगा 2f cos थीटा बाय 2 होगा। और एंगल अगर दोनों का परिमाण समान है तो एंगल बिल्कुल, जो कोण होगा बिल्कुल आधा आधा बढ़ जाएगा, अल्फा और बीटा दोनों क्या हो जाएंगे, आधे आधे हो जाएंगे, ठीक है। तो देखना आप लोग, ठीक है। तो देखना आप लोग, एक में करता हूं, बाकी क्या आप लोग खुद करना। ये आप लोगों के पास हो गया f1 वेक्टर जिसका परिमाण कितना है f, ये आप लोगों के पास हो गया f2 वेक्टर जिसका परिमाण कितना है f। और यहां पर एंगल अपन लोगों ने ले लिया 60 डिग्री, मतलब थीटा इक्वल टू कितना ले लिया अपन लोगों ने 60 डिग्री ले लिया। तो फिक्स है कि इन दोनों का जो परिणामी होगा वो बिल्कुल यहां से पास होगा, और उसका मान कितना होगा, एफ नेट होगा, ठीक। और एफ नेट कितना होगा 2f cos थीटा बाय 2 के इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो अब वैल्यू पुट करो, 2f cos थीटा की जगह कितना हो जाएगा 60 डिग्री अपॉन में 2, तो आप लोगों के पास हो जाएगा 2f cos 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 2f cos 30 की वैल्यू तो √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो हो जाएगा √3f। तो आप लोगों के पास f नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3f। अब ये एकदम फिक्स है कि अगर परिमाण में समान दो सदिश एक दूसरे के साथ 60 डिग्री के कोण पर होंगे तो उसका परिणाम, इन दोनों का जो परिणामी होगा वो हमेशा कितना बनाएगा √3f बनाएगा, ठीक। और साथ ही साथ अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 30 डिग्री, और बीटा की वैल्यू भी आप लोगों के पास कितनी होगी 30 डिग्री। हरी बात समझे? अब आप देखो बड़े मेथड से भी सोल्व करो, यही आंसर आएगा। बड़े मेथड से वही f नेट इक्वल टू f1 स्क्वायर, तो f हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि परिमाण कितना है f स्क्वायर प्लस 2f cos थीटा, cos थीटा की जगह कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो आप लोगों के पास ये कितना हो जाएगा f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, और 60 की वैल्यू कितनी दी, ये कैंसिल हो गया, f प्लस f कितना हो जाएगा √3 का f स्क्वायर, f निकल के बाहर आ जाएगा तो जाएगा √3f, देख लो √3f आ गया, डायरेक्ट आएगा। तो अब चाहे वैसे सॉल्व करो चाहे वैसे सॉल्व करो, बात एक ही है अपन लोगों को, ठीक है ना। जो आपको सही लगे उस मेथड को आप लोग फॉलो करो। इसी तरीके से अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखना आप लोग, इसी में अपन थोड़ा सा और आगे अगर अपन बढ़ते हैं, अब आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे। मान लीजिए ये f वेक्टर f है और ये आप लोगों के पास f2 वेक्टर f है, और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, ठीक है।
तो एफ नेट यहां से कहीं से पास होगा, बिल्कुल बीच में से, ठीक। और जो एफ नेट की वैल्यू होगी वो अब आप लोग खुद सॉल्व करेंगे और वो आनी चाहिए √2f। अरे बस में, और यहां पर अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और यहां पर बीटा इक्वल टू भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। सॉल्व करके बताना मुझे, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, इस तरीके से f1 वेक्टर, f इधर, f2 वेक्टर, परिमाण दोनों का समान है, दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री, तो फैक्टर इनका परिणाम भी बिल्कुल इनके बीच में से पास होगा। f नेट यहां पे भी 60 डिग्री और बीटा भी कितना होगा 60 डिग्री, और f नेट की वैल्यू आप लोगों के पास आएगी f। सॉल्व करके बताना मुझे। तो ये कुछ डेटा है, अगर अपन को बहुत अच्छे से देखेंगे तो अपन लोगों के पास डायरेक्ट अपन लोग सॉल्यूशन सॉल्व कर सकते हैं। आइए बस में देखो बेटा इसको जल्दी से।